अब आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड। तो जो लिपिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैल्यूज़ होती हैं, मतलब जितनी भी उसकी वैल्यू है, डिफरेंट सपोनिफिकेशन वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, पेरोक्साइड वैल्यू, एसिटाइल नंबर, ईस्टर नंबर, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट है सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू एकदम सिंपल है। सपोनिफिकेशन वैल्यू मतलब है कन्वर्जन ऑफ ऑयल इनटू सोप। ओके, तो क्या होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू? सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एन ऑयल और फैट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल। मतलब कि 1 ग्राम ऑफ ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए हमें जितना मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिक्वायरमेंट होगा वही नंबर होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, अगर हम इसको सिंपल वे में कहें तो हमने 1 ग्राम फैट लिया, हमें उसको सपोनिफाई करना है, मतलब कि सोप में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे। तो हम जितना मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड कर रहे हैं वही नंबर हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है। ओके, सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है ये वेजिटेबल ऑयल्स और वी कैन से एनिमल ऑयल में ही सिर्फ यूज़ होती है, क्योंकि ये मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल को सपोनिफाई नहीं कर पाता है, इसलिए ये सिर्फ वेजिटेबल और एनिमल ऑयल में ही होती है। ओके, सपोनिफिकेशन वैल्यू अब हम निकालते क्यों हैं? तो सपोनिफिकेशन वैल्यू हेल्प्स टू नो द स्टेबिलिटी ऑफ ऑयल इन एक्वस अल्कलाइन मीडियम इफ इन केस ऑफ मशीन पार्ट्स। जैसे कि हमारा जो ऑयल है वो उसमें भी यूज़ होता है ना, मशीन्स में भी यूज़ होता है, तो हमें इसके लिए ऑयल की स्टेबिलिटी जाननी ज़रूरी है कि ऑयल जो है वो कितना स्टेबल है, वो रिएक्ट तो नहीं करेगा मशीन पार्ट्स के साथ, या फिर उसमें जो भी एक्वस प्रोडक्ट है कुछ भी उसके साथ रिएक्ट तो नहीं करेगा, इसके लिए हमें इसकी स्टेबिलिटी जानना ज़रूरी है। ओके, अब नेक्स्ट है आयोडीन वैल्यू। So it is defined as the amount in grams of iodine absorbed by 100 ग्राम ऑफ फैट। 100 ग्राम ऑफ फैट हम लेंगे, उसमें जितना आयोडीन एब्जॉर्ब हो रहा है, वो जो आयोडीन एब्जॉर्ब हुआ है, कितना ग्राम एब्जॉर्ब हुआ है, वही उसकी आयोडीन वैल्यू होती है। ठीक है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन इन फैटी एसिड और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल। ये हम उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या और वी कैन से अमाउंट ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हम आयोडीन वैल्यू का यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है अपनी पेरोक्साइड वैल्यू। डिटेक्शन ऑफ H2O2 गिव्स द इनिशियल एविडेंस ऑफ रेंसिडिटी इन अनसैचुरेटेड फैट इन ऑयल। पेरोक्साइड वैल्यू हम क्यों निकालते हैं? पेरोक्साइड वैल्यू हम ये जानने के लिए निकालते हैं कि क्या ऑयल की रेंसिडिटी स्टार्ट हो गई है, क्या ऑयल में ऑफ फ्लेवर आ गया है, या फिर ऑयल जो है वो हमारा स्पॉइल होना शुरू हो गया है। तो ये इसका हम एविडेंस जानने के लिए कि रेंसिडिटी स्टार्ट हो गई है नहीं, इसलिए पेरोक्साइड वैल्यू को निकालते हैं। ओके, so it is defined as the number of milli as the number of milli equivalents of peroxide per kg of fat। मतलब 1 kg of fat में जितना peroxide milli equivalent यूज़ हुआ है वो उसकी peroxide वैल्यू हो जाती है। तो जो फ्रेश ऑयल होता है उसकी peroxide वैल्यू जो है वो 1 मिली इक्विवेलेंट पर kg होती है और वो 10 मिली इक्विवेलेंट पर kg तक इंक्रीज़ हो सकती है। ओके, मतलब कि फ्रेश ऑयल जो है उसकी 1 मिली इक्विवेलेंट से कम भी हो सकती है या फिर 10 mg तक मैक्सिमम उसकी ये पेरोक्साइड वैल्यू जा सकती है। ठीक, लेकिन अगर 10 मिली इक्विवेलेंट पर केजी से 20 मिली इक्विवेलेंट पर केजी तक अगर चली जाती है तो इसका मतलब है कि जो ऑयल है उसमें रेंसिडिटी स्टार्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट है फ्री फैटी एसिड वैल्यू और वी कैन से एसिड नंबर। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ mg of KOH required to neutralize free fatty acid present in 1 ग्राम ऑफ फैट। ओके, मतलब कि हमने 1 ग्राम ऑफ फैट में जितना KOH रिक्वायर्ड है न्यूट्रलाइज करने के लिए फ्री फैटी एसिड को, वही वैल्यू फ्री फैटी एसिड वैल्यू हो जाती है। मतलब कि अगर हमने 1 ग्राम ऑफ फैट लिया, उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए हमने जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया है फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही उसकी एसिड नंबर हो जाएगी। ओके, तो जो क्वालिटी ऑफ लिपिड कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट। हम लोग एसिड नंबर निकालते क्यों हैं? ताकि हमें लिपिड की क्वालिटी पता चल जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिचर्ड मिसल वैल्यू, जिसको हम RM वैल्यू भी कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ ml of 0.1 N aqueous sodium hydroxide solution required to neutralize water soluble volatile fatty acid distilled and filtered from 5 ग्राम of given saponified fat। इसमें क्या हुआ है कि सपोनिफाइड जो हमने सपोनिफिकेशन किया ना, तो उससे हमने 5 ग्राम सपोनिफाइड फैट को डिस्टिल और फिल्टर करके ले लिया है। उसके बाद उसको हमने 0.1 N एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ न्यूट्रलाइज कराया है। क्या न्यूट्रलाइज करवाया है? वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज कराया है। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ मिलीलीटर ऑफ 0.1 N एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लगा है फ्री फैटी एसिड को, वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, वही इसकी RM वैल्यू होती है। ठीक है, और ये हम निकालते क्यों हैं? ये RM वैल्यू जो है ये इंडिकेटर होती है कि कितना वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है ऑयल में, तो हम उसको फिर बाद में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और कोई यूज़ के लिए। ठीक है,
देन नेक्स्ट आती है पोलेंस वैल्यू। पोलेंस वैल्यू और रिचर्ड मिशेल वैल्यू एकदम सेम प्रोसेस है, बस इसमें इतना डिफरेंस है कि इसमें वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड को हम न्यूट्रलाइज करते हैं और इसमें इनसॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इसमें वाटर सॉल्युबल है रिचर्ड मिशेल में और पोलेंस वैल्यू में वाटर इनसॉल्युबल है। मतलब कि इसमें हमने 5 ग्राम फैट सपोनिफाइड फैट फिल्टर और डिस्टिल करके लिया, उसके बाद हमने 0.1 N एल्कली सॉल्यूशन को यूज़ किया है न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए वाटर इनसॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड का। तो जितना ml ऑफ 0.1 N एल्कलाई सॉल्यूशन यूज़ हुआ वही उसकी पोलेंस वैल्यू हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट है एसिटाइल वैल्यू। सो एसिटाइल वैल्यू इट इज डिटरमाइंड एज mg of KOH required to neutralize the acetic acid produced when 1 gram of fat or oil in acetylated with acetic anhydride। इसमें क्या हो रहा है, 1 ग्राम ऑफ फैट को हमने एसिटाइलेटेड किया एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो उसको न्यूट्रलाइज करने में जितना mg ऑफ KOH रिक्वायर्ड है वो एसिटाइल वैल्यू होती है। एक बार फिर से बताती हूँ, देखो हमने 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल का लिया, उसको हमने एसिटाइलेटेड किया है एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, उसके बाद उसमें जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने जितना मिलीग्राम ऑफ KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट है वही एसिटाइल वैल्यू होती है। ठीक है, एसिटाइल वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ फ्री हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन फैट और ऑयल होता है। मतलब कि जितना हाइड्रोक्साइल ग्रुप उसमें फ्री प्रेजेंट है वही इसका एसिटाइल वैल्यू होता है। तो उसको निकालने के लिए हम 1 ग्राम ऑफ फैट को लेके न्यूट्रलाइज कराते हैं KOH से। ओके, देन नेक्स्ट है अपना एस्टर वैल्यू। तो नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद एस्टर्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। मतलब कि 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल को हमने लिया और उसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एस्टर्स के साथ रिएक्ट कराया, तो जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एस्टर के साथ रिएक्ट होने में लगेगा वही उसकी एस्टर वैल्यू होती है। ओके, हम कह सकते हैं कि एस्टर वैल्यू जो है वो डिफरेंस होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन सपोनिफिकेशन वैल्यू एंड एसिड वैल्यू इज कॉल्ड एस्टर वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गई अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज फैट एंड ऑयल की। अब इसका नेक्स्ट जो है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, लाइट और मॉइस्चर और बाय बैक्टीरियल एक्शन रिजल्टिंग इन अनप्लेजेंट फ्लेवर एंड ओडर। ओके, रेंसिडिटी जो है ये ब्रेक डाउन, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फैट्स का, और जब हो जाता है जब हम इसको एक्सपोज कर दें एयर से, लाइट से, मॉइस्चर से और बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ से, जब ये एक्सपोज हो जाता है तब इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और वी कैन से हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, जिससे क्या होता है जो फैट है उसमें एक अनप्लीजेंट फ्लेवर आने लगता है और ऑफ स्मेल आने लगती है, मतलब ओडर ख़राब आने लगती है उसमें। ठीक है, तो ये जो है ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी और सेकेंड है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी होती है ना, उसमें क्या होता है, ग्लीसराइड, हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी में जो ग्लीसराइड है वो फ्री फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, या फिर ग्लीसरॉल में या फिर मोनोग्लिसराइड में ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ये तब प्रोसेस ये और बढ़ जाती है जब इसमें लिपोलिटिक एंजाइम जो कि लाइपेज होता है वो प्रेजेंट होता है। वो कहाँ से आ जाता है, इसमें टिश्यू से आ जाता है, माइक्रोब्स की जो कि प्रेजेंट होते हैं मॉइस्चर में या फिर वार्म टेम्परेचर में। ठीक है, तो इससे हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी हो जाती है। ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या होता है, जब फैट जो है वो ऑयल है वो ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट से एक्सपोज हो गया है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में डबल बॉन्ड जो है अनसैचुरेटेड ग्लीसराइड के वो पेरोक्साइड बना रहे हैं, और जो वो पेरोक्साइड है वो डिकम्पोज हो रहा है हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, जिससे कि एल्डिहाइड, कीटोन या फिर स्मॉल कार्बन चेन्स जो है उसके एसिड फॉर्म हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओडर एंड टेस्ट जो है वो ख़राब हो रहा है। ठीक है, ये हम एंटीऑक्सीडेंट की हेल्प से प्रिवेंट कर सकते हैं ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी को। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ फैट से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है वो टोकोफेरॉल होता है जो कि विटामिन ई है। ठीक है, विटामिन ई जो है वो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमें प्लांट में मिल जाता है और एनिमल टिश्यूज़ में भी मिल जाता है। और अगर हम सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट की बात करें तो वो है प्रोपाइल गैलेट, आइसोमाइल गैलेट, BHA और BHT। ठीक है, ये सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट की भी एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उन कंपाउंड को सिनर्जी कहते हैं, और उनके एग्जाम्पल हैं सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो ये हो गया अपना रेंसिडिटी। देन नेक्स्ट है रिफाइनिंग प्रोसेस। तो प्रोसेसिंग ऑफ वेजिटेबल ऑयल बाय रिफाइनिंग कैन बी डन बाय फॉलोइंग प्रोसेस। ठीक, तो इससे क्या ना, जब ऑयल हम लोग हार्वेस्ट कर लेते, जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद ऑयल की प्रोसेसिंग कैसे होती है, वो रिफाइनिंग के थ्रू होती है। अब रिफाइनिंग में ये स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट स्टेप है वाटर डिगमिंग। ऑयल में ना हाइड्रोटेबल फॉस्फेटाइड प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हाइड्रोटेबल फॉस्फेटाइड को रिमूव करना पड़ता है, ताकि अगर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो वही मॉइस्चर हो जाएगा, उसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हाइड्रोटेबल फॉस्फेटाइड को रिमूव करते हैं हम लोग, उसको सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन की हेल्प से
हम इसको हाइड्रेटेबल फॉस्फेटाइड को रिमूव कर देते हैं और फर्दर ये जो हाइड्रेटेबल फॉस्फेटाइड है ना, ये लेसिथिन में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई वाटर डिगमिंग। देन नेक्स्ट स्टेप है एंजाइमेटिक डिगमिंग। इसमें क्या है, जो ये वाली जो प्रोसेस है एंजाइम डिगमिंग, ये हर लेवल पे फॉस्फोरस कंटेंट को चेक करने के लिए होती है, क्योंकि फॉस्फोरस कंटेंट उसमें चेक करना पड़ता है, क्योंकि वो एसिडिटी क्रिएट कर सकता है बाद में, इसलिए। ठीक है, तो एंजाइमेटिक डिगमिंग में फॉस्फोरस का लेवल कितना प्रेजेंट है ऑयल में, ये चेक करते हैं। देन नेक्स्ट है एल्कली रिफाइनिंग। एल्कली रिफाइनिंग में क्या होता है, जो फ्री फैटी एसिड हैं उनको सोप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद सोप में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, एल्कली रिफाइनिंग है, उसमें हमने फ्री फैटी एसिड को वाटर सॉल्युबल सोप में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको सेपरेटर की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है ब्लीचिंग। तो फॉस्फोलिपिड और कैरोटीनॉइड जो होते हैं ना, वो अनडिज़ायरेबल होते हैं, मतलब कि ऑयल के लिए वो अच्छे नहीं होते हैं, तो उनको रिमूव करते हैं हम ब्लीचिंग प्रोसेस में। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप है डीवैक्सिंग, इसको विंटराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये टेक्निक जो है ये एक्सट्रीमली इफेक्टिव टेक्निक है और ये हम इसमें क्या करते हैं, ऑयल का क्रिस्टलाइजेशन और फिल्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है डिओडराइजेशन। डिओडराइजेशन में जो अनएक्सेप्टेबल ओडर प्रेजेंट होती है ऑयल में, उसको स्टीम डिस्टिलेशन की हेल्प से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल प्रोसेस है रिफाइनिंग की जो हम ऑयल में करते हैं। ठीक, तो ये हमारा फैट एंड लिपिड ख़त्म हो गया है। फैट एंड लिपिड में इतना ही था जो कि इम्पोर्टेंट था और इसमें पूरा फैट एंड लिपिड कवर हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।